दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके लिए इससे पहले 2 वीडियोस और बनाई, पूरी डिटेल में हमने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाई, हमने आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाई, और आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में समस्या नहीं होगी मेरे भाई, और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों के पेपर 14 तारीख से है, ठीक है, कई सारे बच्चे कॉमेंट्स कर रहे हैं, कॉमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं मेरे भाई, बिल्कुल भी समस्या मत लो, टेंशन मत लो। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, इस बात की गारंटी है 2-3 दिन के अंदर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। और फिजिक्स के लिए भी हम बहुत ही जल्द आपको महा क्लास बना के देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या यार मेरे भाई? मास मतलब क्या होता है? सरल भाषा में कहते तो सर जी द्रव्यमान होता है। नहीं, कक्षा 1 में पढ़ा जाता है एम माने मास, मास माने द्रव्यमान, तो भैया मास माने द्रव्यमान होता है, ठीक। तो अगर हम और सरल भाषा में कहते हैं, अच्छा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये हमने आपको कई पिछली दोनों वीडियोस में भी बताया। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की सर, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये पता करेंगे, उसका वेट कैसा है ये पता करेंगे, वो कौन सा कलर दे रहा है, यानी लॉट ऑफ चीजें हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिनका हम लोग पता करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से सर, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रम का खेल है सर, ठीक है। सर जी ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जहां कहीं भी स्पेक्ट्रम शब्द आ जाए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा विबग्योर, ठीक, विबग्योर यानी बैजानी हप्पी नाला पढ़ रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन का आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये सब पढ़ रखा है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब ग्रुप होता है, तो इसमें हमें कुछ प्राप्त होंगे, कुछ पीक्स प्राप्त होंगे, कुछ चीजें प्राप्त होंगे, और उससे हम आइडिया लगाएंगे कि जिस कंपाउंड की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कंपाउंड एक्चुअल में है कौन सा, ठीक है। तो बहुत ही सरल भाषा में खुद हमने लिखा है बैठ के। इन जितनी भी ये वीडियोस आ रही हैं डिस्क्रिप्टिव वाली, इनके पीछे मेहनत बहुत है, तो मेरे भाई ने लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों के ऑब्जेक्टिव पेपर हैं 4th सेमेस्टर में, वो भी इन वीडियोस को देखें, क्योंकि जब आप इन्हें देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो विकल्प फिर ऐसे चुटकियों में लगा लोगे जाके। चलिए सर, तो हमने लिखा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? किसी सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कोई सैंपल है, सैंपल समझते हो जिसका हमें टेस्ट करना है। सैंपल का अभी देखो मेरे भाई, हमेशा गांव वालों से सीखो। हम हमेशा कहते हैं अपने चारों तरफ की चीजों को ऑब्जर्व करो। हम हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे मान लिया कोई मूंगफली वाला जा रहा हो, उससे बातचीत, हम तो जानबूझ के बातचीत कर लेते हैं। अभी फिलहाल सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन हम आपको बताएं, अभी जल्द में हमने एक मूंगफली वाले से बात करी, तो वो पता क्या कर रहा था, वो लड़की नहीं बोल रहा था, लड़की को लौंडिया वर्ड यूज कर रहा था सर, ठीक। अब यहां पे हमें देखिए बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, पढ़े लिखों में और जाहिलों में यही फर्क होता है। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण है, वो नॉलेज की कमी है, जिस वजह से उस व्यक्ति को मेरे भाई मूंगफली बेचनी पड़ रही है। ये बात समझ लो, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप क्या बोल रहे हो भाई, इसी पर तो डिपेंड करेगा ना। तो सीधा सा सिस्टम है, किसी सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के मास टू चार्ज रेशियो। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल का मतलब जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं मेरे भाई। अब किसकी जांच कर रहे हैं यार? गांव से सीखो। हमारे गांव में जब हम थे, मतलब, तो गांव से एक आदमी आता था दूध लेके, तो गांव वाला पता क्या था, आज उनका सैंपल भर गया। वो सैंपल नहीं बोलते थे, उनका सैंपल भर गया। मेरे भाई सैंपल एम्पल कोई वर्ड नहीं होता, वो सैंपल वर्ड होता है। सैंपल का मतलब जो भैया चेकिंग करने वाले होंगे, उन्होंने कहा अच्छा दूध में पानी बहुत मिला रहा, ला इधर थोड़ा सैंपल ले लिया उसमें से। तो समझ रहे हो आप, सैंपल को हिंदी में नमूना कहते हैं। अरे आपने दिल्ली में देखा होगा, मतलब दुकान पे गया, भैया डब्बे चाहिए बारात के लिए, पापा ने कही है, उनने ठीक है डब्बे इतने सारे, बोले एक सैंपल दे दो। सैंपल है, तो सैंपल का मतलब नमूना, जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसकी आप जांच पड़ताल कर रहे हो, उसे सैंपल कहते हैं, ठीक भाई। तो किसी सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, अब जो सैंपल हमने लिया है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि मास टू चार्ज रेशियो, यानी उसमें द्रव्यमान क्या है, उसका चार्ज यानी आवेश क्या है, मास टू चार्ज रेशियो इसे लिखते हैं m/z, को मेजर करने के लिए, को कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टूल है। यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग? जहां पर हम लोगों को मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करना होगा सर, ठीक। नाम ही उसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन मेजरमेंट्स का यूज सैंपल कंपोनेंट्स के एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए भी होता है। यानी कोई सैंपल मॉलिक्यूल है, उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, उनका वेट क्या है, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। टिपिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर, अब जाहिर सी बात है जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड आ गया तो इसको अगर हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये मेरे भाई एक ब्रांच है। अब उस ब्रांच के अंदर क्या होगा उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हम लोग नापेंगे उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे समझाते हैं, हमने लिखा टिपिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, यानी देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो मेन काम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट यानी द्रव्यमान, भार, इन सब चीजों को कैलकुलेट करना। डिटर्मिनेशन की हेल्प से किसी अननोन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई कंपाउंड पहचान में नहीं आ रहा है तो उसकी पहचान करेंगे। नोन कंपाउंड्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए 2 नोन कंपाउंड्स हैं, मिले हुए हैं, उन्हें अलग अलग करना है, क्वांटीकृत करना है, क्वांटिफाई करना है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एवं स्ट्रक्चर को भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इन सब चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मेरे भाई नोट्स हैं, ठीक है। प्रत्येक मास स्पेक्ट्रोमीटर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देखो वैसे तो कई स्टेप होते हैं, कंपोनेंट 3 होंगे, लेकिन इसमें कई स्टेप होते हैं, एक्सेलरेशन भी होता है, सारी चीजें होती हैं। हम लोग 3 में से डिवाइड करेंगे, ठीक। सबसे पहला द आयोनाइजेशन सोर्स। नाम से ही पता चल रहा, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयनीकृत। सोर्स का मतलब जहां से, सोर्स यानी जो आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो सैंपल है वो आयन की फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, यानी अणुओं की फॉर्म में। अब उसे तोड़ेंगे और तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, आयन बनाएंगे मेरे भाई। तो यहां लिखा है यह सैंपल के एक पार्ट को आयंस में कन्वर्ट कर देता है। आयन में जब कन्वर्ट होगा, जिससे क्या होगा, ये आयन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फिर हम लोग अपने हिसाब से, जब आयन आ गए तो मेरे कंट्रोल में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। सबको पता है प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव और मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। इसके लिए हम नॉन इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक, ये टेक्निक का नाम है, जिसकी सहायता से हम लोग मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं आयंस में से, ठीक। क्या नाम है बोलिए, नॉन इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा होता है द मास एनालाइजर सर, ठीक। मास एनालाइजर क्या करेगा, एनालाइज करेगा। नाम से एनालाइज मतलब विश्लेषण करेगा सर, ठीक है। इसके बारे में जानकारी लेगा कि जो आप बता रहे हो वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आयोनाइज्ड होने के बाद जो आयन हमें मिले, उनके होने के बाद आयन को शॉर्ट मतलब क्या होता है, प्रकार में। आप कभी फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन वगैरह पे गए होगे, देखा होगा लिखा होगा शॉर्ट बाई, उसमें लिख के आ जाता है नेम से शॉर्ट करें, ठीक है, या फिर कस्टमर रेटिंग से शॉर्ट करें, या फिर पैसे से शॉर्ट करें, पॉपुलैरिटी से शॉर्ट करें। होता है शॉर्ट मतलब प्रकार, कैटेगरी। तो आयंस को शॉर्ट तथा सेपरेट इनके मास टू चार्ज के अकॉर्डिंग करते हैं कि किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है, इस हिसाब से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उन्हें कैटेगराइज कर देंगे सरल भाषा में। इस प्रकार मास एनालाइजर के द्वारा आयन सेपरेट हो जाते हैं। यानी सबसे पहले अपने पास आयन को तोड़ा, हमने आयन को बनाया, आयन को बनाने के बाद हम उसे कहां ले गए, एनालाइजर में ले गए। एनालाइजर ने क्या किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करके क्या करा, सेपरेट कर दिया मास टू चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तीसरा है आयन डिटेक्शन सिस्टम। जब हमारे पास चीजें अलग अलग हो गई तब हम आयन को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट का मतलब उसके बारे में पता करेंगे। अब जब डिटेक्ट करने वाले तो सेपरेटेड जो आयन है, जो सेपरेट हो गए हैं, को मेजर करके एक डेटा सिस्टम में भेजते हैं। यानी वो जितना भी डेटा है उन्हें डिटेक्ट करेंगे, डेटा को कैलकुलेट करेंगे, और उसी से हम लोग पीक्स बनाएंगे। यानी सरल भाषा में, आपकी भाषा में कहते हैं चित्र बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, उसे स्पेक्ट्रम कह देंगे मेरा भाई, ठीक है। डेटा सिस्टम में भेजते हैं जहां M/Z, वही मतलब मास टू चार्ज रेशियो द्वारा स्टोर होकर उनकी इंटेंसिटी के आधार पर, किसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है, किस आयन की तीव्रता कम है, किसकी ज्यादा है, यानी आयन की बात कर रहे हैं, ये जिसकी तीव्रता ज्यादा है पर मास स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी ऊंचा पीक मिलेगा, कम होगी नीचा पीक मिलेगा, यानी हमें मास स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। इस स्पेक्ट्रम से प्राप्त करके सैंपल में कंटेन्ड मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब जिस तरीके से स्पेक्ट्रम मिलेगा, सरल भाषा में समझाते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, कोई आदमी लेटा होता है, उसकी ऐसे करके मेरे भाई जो है वो चल रही होती हैं सांसें, देखी हैं, ऐसे करके सांसें चल रही होती हैं, और फिर क्या होता है, ऐसे सांसें चलती रहती, तो पता चलता है, इससे क्या पता चल रहा होता है, सांसें तेज तेज चल रही हैं तो हमारा ऊपर नीचे होता है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल चल रही तो ठीक ठीक चल रहा होता है, जब आदमी मर जाता है ऐसे करके फ्लैट हो जाती है। तभी बड़े सारे लोगों ने कोट्स भी बनाए हैं कि जिंदगी में अगर जिंदा हो तो उतार चढ़ाव जरूरी है। ये क्या है, ये स्पेक्ट्रम ही तो है मेरे भाई। और अगर खत्म होगा तो जिंदगी फिर एक जैसे चल रही है, इसका मतलब नाम के लिए जिंदा हो, लाइन सीधी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई इसका। तो जिंदा हो, कहते नहीं उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा नजर भी आओ कि हाँ हो, मतलब तुम्हारे होने ना होने से समाज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर ऐसे जिंदा होने से भी क्या ही फायदा है। खैर, तो चलिए
और जरूरी नहीं बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे मेरे भाई। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, वैसे तो आपके पेपर है, इतना ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि मोची होता है सर, ठीक है, वो मोची बैठता है किनारे पे, लेकिन उसके होने ना होने से फर्क पड़ रहा है। जिस दिन वो मोची वहाँ नहीं बैठता, लोग क्या कहते हैं, यार यहाँ एक मोची बैठता था, चप्पल टूट गई है, जूता टूट गया यार, तो फर्क पड़ रहा है। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, छोटे लेवल पे करो, बड़े लेवल पे करो, लेकिन वैल्यू ऐड करो, लोग तुम्हें ढूंढें, पहचाने, ये नहीं तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम से प्राप्त जो भी हमारे पास कंटेंट आएगा, उसके आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऐसा ग्राफ है तो ये होगा, ऐसा ग्राफ है तो ये होगा, ये इससे मिलता जुलता ग्राफ है तो ये हो जाएगा सर, ठीक है। यहां पर हमने इसका एक चित्र भी लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके से मेरे भाई, ये आयन सोर्स है, ठीक है। आयन सोर्स के अंदर कई सारी चीजें होंगी, आयन एक्सीलरेटर होगा, तभी हमने कहा आपको 5-6 स्टेप होते हैं, लेकिन उसका जो मेन है वो 3 ही, स्टेप 3 ही चलाएंगे हम लोग। इसमें बीम फोकसिंग है, जो बीम के रूप में चीजें जाएंगी, आयन एक्सीलरेटर यानी आयन को एक्सीलरेट करा जाएगा, त्वरण दिया जाएगा, आयन रिपेलर है ताकि यहां से आयन निकल सके, गैस है, आयोनाइजिंग फिलामेंट है सर, ये सारी चीजें यहां पे लगी होती हैं। आखिरी में यहां पर एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, और यहां पे जो रेशियो का है वो आउटपुट हमें मिल जाएगा, जो आउटपुट हमें मिलेगा उसे हम लोग पहचानेंगे, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड है मेरे भाई। तो ये डायग्राम हमने यहां पे लगा दिया है। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल रिसर्च हो गया, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फॉरेंसिक समझते होंगे सर, ठीक है, पिक्चरों वगैरह, बल्कि सीआईडी तो सभी ने देखा होगा, डॉक्टर सोलंकी थे सर, ठीक है। कितने लोगों ने सीआईडी देखा है सर, कमेंट करके बताइएगा। एक जमाने से आ रहा था, अब इस समय तो हमें खुद टीवी देखे हुए 1-1.5 साल 2 साल हो गए हैं। अब बताइएगा आता है कि नहीं आता। पहले सोनी टीवी पे आता था शायद रात में 10-10:30 बजे के आसपास, कुछ तो गड़बड़ है दया वाला सर, ठीक है। तो उसमें जो डॉक्टर सोलंकी थे वो क्या थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, डॉक्टर थे फॉरेंसिक के। वो जाते थे, मतलब बाल उठा लाए, फिंगरप्रिंट उठा लाए, इस सब में भी इसका इस्तेमाल होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एंड मटेरियल साइंस जो होती है, मटेरियल से रिलेटेड स्टडी करने में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इफेक्टिव टूल है। इसका यूज फॉलोइंग पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, केमिकल्स हो, प्रोटीन हो, पेप्टाइड हो, अदर कोई भी कंपाउंड हो, उन सबके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कैसे हैं सर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन के बारे में बात करें तो जितने भी सब्सटेंस हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लो, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स की बात कर लो, किस तरीके के पैटर्न वो दे रहे हैं, आयोनाइजेशन, उनका बिहेवियर कैसा है आयन के प्रति, सब एमएस के द्वारा। एमएस का मतलब क्या होता है, एमएस का मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, के द्वारा एक्सप्लॉइट करा जाता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई सर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज के बारे में, यानी गणना कर सकते हैं मटेरियल के केमिकल कंपोजिशन की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एमएस एक अच्छा टूल है, ठीक है भाई। ड्रग डिस्कवरी होती है और डेवलपमेंट होता है, यानी जो दवाइयां वगैरह बनती हैं उनकी खोज करने के लिए, उनके डेवलपमेंट वगैरह को करने के लिए किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से और फायदेमंद हो सकती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उनके बारे में जानकारी ज्ञात करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस अभी हमने आपको ऊपर बताया, फॉरेंसिक क्या होता है, ट्रेस एविडेंस, यानी जो सबूत वगैरह होता है उन्हें ट्रेस करने के लिए। नारकोटिक्स हो गया, एक्सप्लोजिव्स हो गया, बम हम लग गए, कहीं से फटने वाली कोई चीज है तब भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स होते हैं सर, इन सारी चीजों में आइडेंटिफाई करते समय इन सब की जितनी भी चीजें हैं उन सब में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने डिटेल में लिखा है, जरूरी नहीं इतना पेपर में आप लिखोगे सर, ठीक है। जिस लेवल पे आए, मान ली 7.5 नंबर में आ गया, अब या 6 नंबर में, 5 नंबर में, जिस यूनिवर्सिटी में जितने नंबर में आता हो, अब अगर ऐसे आ जाता है तो वहां पे आप क्या करोगे मेरे भाई, वहां पे इतना थोड़ी छापोगे, बैठिए 2-3 एप्लीकेशन लिख के निकल लिए सर, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस होती है, वातावरण की एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो जो मेरे भाई फायदे हैं, जो उपयोग हैं, वही एडवांटेज हो गए। हाई सेंसिटिविटी होती है, हाई सेलेक्टिविटी होती है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसके सर, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, कॉस्ट, महंगे बहुत पड़ते हैं, सैंपल वगैरह के बारे में पता करने महंगे बहुत पड़ते हैं, सैंपल की प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, क्यों, इसलिए तो महंगे हैं सर, ठीक है। लिमिटेड जिसमें टाइम लगेगा उसमें खर्चा होगा, सीधी सी बात। अभी मान लीजिए ये कोचिंग अपनी बनती रही 1.5-2 साल, तो अब 1.5-2 साल अगर सिर्फ लेबरी मिस्त्री जोड़ लो तो कितना पैसा खर्चा हो गया होगा। लोग कहते हैं अरे यार मजा नहीं आया, अरे भाई तेल निकल आता है बनवाने में चीज़ों को, तो ये जब टाइम लगेगा तो खर्चा होगा भाई। लिमिटेड सैंपल कैपेबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी होती है। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे पूछी जाती है, MC
लेफर्टी, ठीक है, एमसी लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है? तो एमसी लेफर्टी रीअरेंजमेंट को हमने लिख दिया जब कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं? कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स पर गामा पोजीशन पर, गामा पोजीशन क्या होती है? जो मेन ग्रुप होता है, मान लिया CH3 CHO है तो CHO एल्डिहाइड है, CHO मेन ग्रुप है। थोड़ा पेन चलाते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिए सर, मान लिया ये लिखा हुआ है CH3 CHO, तो CHO एल्डिहाइड है, मेन ग्रुप तो ये हो गया 0। ये वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा। अगर एक और लगा होता तो बीटा, एक और लगा होता तो गामा। तो जो गामा वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन लगे होंगे, जब कार्बोनिल कंपाउंड्स पर गामा पोजीशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो ये कंपाउंड्स अल्फा और गामा पोजीशन पर बॉन्ड सहित मल्टीपल बॉन्ड्स की दरार के कारण स्पेशल अरेंजमेंट से गुजरते हैं, और उस स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं एमसी लाफर्टी या फिर से मैक लाफर्टी भी कहते हैं सर, ठीक है, मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, तो एग्जांपल भी हमने यहां पे लिख दिया। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब देखिए यहां पे C डबल बॉन्ड O है, इतना आपको पता होना चाहिए। जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां वहां पे कार्बन होता है, वहां वहां। ये देखिए कार्बन, CO का मतलब ये कीटोन है सर, ठीक है, तो ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन होगी सर, ठीक है, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम एथीन है, और यह है इनॉल रेडिकल कार्बन, ठीक है। इनॉल का कैटाइन, इनॉल का मतलब क्या? इन मतलब डबल बॉन्ड, OH मतलब ऑल, तो इन भी है ऑल भी है, डबल बॉन्ड भी है OH भी, तो इसे इनॉल कैटाइन कहेंगे। कैटाइन मतलब प्लस, तो इनॉल रेडिकल कैटाइन है ये सर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से ये पूरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने आपको करा दी है। अब 3-4 चीजें कायदे से समझ लो। इसमें पूरी एक फर्स्ट जो यूनिट है उसमें अबाउ प्रिंसिपल, ये सारी चीजें, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हैं। ये बिल्कुल आसान चीजें। सबसे कठिन टॉपिक्स जो इनमें है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ही हैं, इसलिए हमने पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को लपेटा है। इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आज रात में 10:30 से 11 बजे के आसपास तक अपना जो दूसरा चैनल है बी डिकेडियन BSc उस पर डालने की। अगर आपको नहीं मिल पा रहा कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडियन BSc सर्च कर लो। ये जैसे वीडियो पब्लिक हो रही है इसका प्रीमियर चलता रहेगा, साथ ही साथ ये जो मेरे भाई PDF है ये भी आपको मिल जाएगी। वहीं पर आराम से जाइए, जाके देख लीजिए, पढ़ डालिए। पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा लेके आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। अभी हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, NMR, IR और मास। तीनों आप एक एक करके देख डालो, हम गारंटी ले रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। जब आपने देख लिया, कल हम UV वाली डाल देंगे, उसे देख लेना, और एक फाइनल वीडियो परसों बनाएंगे जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये सब जितना इंतजाम है सब मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ, सब जोड़ देंगे, देख लेना, जाके पेपर दे आना, बात खत्म हो गई। ठीक, आज तारीख 7 है, 8-9 तारीख तक सारा खेल खत्म। उसके बाद अपने पास चलो 10 मान लो, उसके बाद भी अपने पास 3-4 दिन होंगे। फिजिक्स का पूरा सेकंड पेपर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक में लगा के उड़ा देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, हालांकि दिक्कत क्या, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। बस दोस्तों, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।